वेलकम अगेन। मैं सुमन बोथरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिवीजन पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज की इस क्लास में हम इनकम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में असेसमेंट ऑफ कंपनीज टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कंपनी की टोटल इनकम, बुक प्रॉफिट और टैक्स से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसकी एक सार मुद्रा होती है और जिसके दायित्व भी सीमित होता है। प्रत्येक कंपनी को धारा 139(1) के अंतर्गत अपनी गत वर्ष की आय का विवरण कर निर्धारित अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि तक दाखिल करना होता है, जो कि तिथि है 30 सितंबर, और यह कार्य कंपनी के मुख्य अधिकारी द्वारा किया जाता है। कंपनी का कर निर्धारण करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है, जैसे कि न्यूनतम कर योग्य सीमा नहीं। एक कंपनी की आय कितनी ही कम क्यों ना हो, उसे अपनी संपूर्ण आय पर कर देना होता है। इसके लिए कोई भी न्यूनतम कर योग्य सीमा का प्रावधान नहीं होता। नेक्स्ट है दी जाने वाली कटौतियाँ। एक कंपनी को ATG, ATGGA, GGB, IA, IAB, IAC, IB, IBA, IC, IE, JJA, JJAA, LA और PA के अंतर्गत कटौतियाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा आय कर की एक समान दर। जैसा कि व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत कर लगाने हेतु खंड प्रणाली अर्थात टैक्स स्लैब्स होती है, वैसे कंपनी के अंतर्गत डिफरेंट टैक्स स्लैब्स नहीं होती। इसके अंतर्गत एक समान दर से ही कर लगाया जाता है, किंतु विभिन्न अलग अलग प्रकार की कंपनियों पर अलग अलग टैक्स हो सकते हैं और साथ ही विभिन्न अलग अलग आयों पर भी टैक्स रेट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि LTCG, STCG, जी आदि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यदि किसी कंपनी की कुल आय पर देकर उसके पुस्तक लाभ पर 18.5% प्लस अधिभार यदि देय हो तो प्लस स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% से देय कर से कम है, तो ऐसी कंपनी को पुस्तक लाभ पर उपयुक्त वर्णित दर से कर देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक घरेलू कंपनी जो लाभांश वितरित करेगी, उसे इस राशि पर धारा 115 के अंतर्गत कर देना होता है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो हम लाभांश की बात कर रहे हैं वो एकत्रित होने पे नहीं बल्कि वितरित होने पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी अथवा उसके मुख्य अधिकारी के कर्तव्य, जिसमें हम पहला पॉइंट देख सकते हैं, गत वर्ष की आय का विवरण दाखिल करना। कंपनी के मुख्य अधिकारी को निर्धारित समय के अंदर निर्धारित प्रपत्र पर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपनी आय का विवरण दाखिल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देय कर की राशि जमा करना। स्वयं कर निर्धारण के आधार पर मुख्य कर अधिकारी देय कर की राशि को कर निर्धारण अधिकारी के पास जमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर की कटौती करना। वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज या प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा कोई ब्याज किसी निवासी को यदि भुगतान करते समय या उसके खाते में जमा करते समय उसके कर से कुछ राशि कटौती कर ली जाती है। उसके उपरांत ये कर की काटी हुई राशि को केंद्रीय सरकार के कोष में जमा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करना। कर कटौती का प्रमाण पत्र हम उस व्यक्ति को जारी करते हैं जिसके वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज या अन्य किसी ब्याज पर हमने प्रारंभ में ही कर की कटौती कर ली थी। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर न मिलने पर प्रार्थना पत्र देना। कोई भी कंपनी जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स करती है उसे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि उसे ये अकाउंट नंबर नहीं मिला है तो ऐसे में मुख्य अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो इस अकाउंट नंबर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे
और उसके बाद इसी अकाउंट नंबर का उल्लेख वो विभिन्न प्रकार के चालान जो कि उसे सरकार के पास जमा करने होते हैं उसमें वो उल्लेखित करता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि समापन में लिक्विडेशन में गई हुई कंपनियों से संबंधित क्या प्रावधान लागू होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अपनी नियुक्ति की सूचना देना। एक लिक्विडेटर को अपनी नियुक्ति की सूचना कर निर्धारित अधिकारी के समक्ष अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर भुगतान हेतु आवश्यक राशि की जानकारी समापक को देना। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति के वितरण पर प्रतिबंध। मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर की स्वीकृति मिलने के उपरांत संपत्ति का वितरण एक समापक यानी लिक्विडेटर तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी उसकी सूचना प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट है उपर्युक्त कार्यों के उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत दायित्व। मीन्स यदि कोई समापक अपनी नियुक्ति की निर्धारित तिथि तक सूचना नहीं देता है, बिना अनुमति के संपत्ति का वितरण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कर की राशि को भुगतान करने के लिए उसका व्यक्तिगत दायित्व होता है। नेक्स्ट है एक से अधिक समापक होने की स्थिति में संयुक्त एवं पृथक रूप से दायित्व। इसके बाद हम देखते हैं एक कंपनी के टोटल इनकम किस प्रकार फाइंड की जाती है। जैसा कि हम एकल व्यक्ति या साझेदारी के अंतर्गत टोटल इनकम फाइंड करते हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी फाइंड करते हैं। कुछ पॉइंट्स डिफर होते हैं, तो एक बार आप प्रारूप में से देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। इसके लिए हम सबसे पहले बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ऊपर आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हम इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं जो हमारे बिजनेस से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते हैं या फिर बैलेंस शीट के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी या कोई भी एसेट्स की कॉस्ट। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं जैसे डेप्रिसिएशन विच इज अलाउड, इनकम टैक्स पेड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये पहले क्योंकि हमारा सब्सट्रैक्ट किया हुआ है इसलिए हम अब भी इसमें ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर कुछ भी प्रोविजन हो, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटीज एक्सेट्रा, देन प्रपोज्ड डिविडेंड। इन सारे पॉइंट्स को ऐड करने के उपरांत हम कुछ पॉइंट्स लेस करते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर हेड जैसे एलटीसीजी, एसटीसीजी हो। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो कि अलाउ किया गया हुआ हो। नेक्स्ट डिफर्ड टैक्स यदि इससे पहले हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हो। फिर ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, ये हमारा P&L में पहले से ऐड होता है इसलिए हम इसको लेस कर देते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है बिजनेस इनकम। इसके बाद हम इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत एसटीसीजी और एलटीसीजी ऐड करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐड करते हैं और सारे पॉइंट्स ऐड करने के उपरांत हम इसमें डिडक्शन देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, जैसे कि इसके अंतर्गत अशोधित राशि और आगे लाई गई एसटीसीएल और एलटीसीएल का भी एडजस्टमेंट करना है आपको, जैसा कि आप पहले भी करते आए हैं व्यक्ति और पार्टनरशिप में। फिर आपको ध्यान में होगा कि परिवार नियोजन के जो लाभगत व्यय होते हैं वो स्वीकृत होते हैं, लेकिन परिवार नियोजन के पूंजीगत व्यय अभिगोपन कमीशन का 1/5 भाग स्वीकृत होता है और 4/5 भाग जो होता है वो अस्वीकृत होता है। इसके बाद हम देखते हैं बुक प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करते हैं। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स तो हमारे टोटल इनकम से मैच करते हैं। टोटल इनकम में जो हमने अभी बिजनेस इनकम फाइंड किया है उससे रिलेटेड काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके इसमें भी मैच करते हैं। कुछ पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। तो आपको फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा।
इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जैसे कि हमने अभी बिजनेस इनकम फाइंड करने के लिए भी किया था। डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजंस, प्रपोज डिविडेंड। फिर लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। इसके पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस इनकम फाइंड करते समय हमने जो अलाउड डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस करते हैं, लेकिन बुक प्रॉफिट के अंतर्गत यदि हमने पुनर्मूल्यांकन किया है तो पुनर्मूल्यांकन में जो रियल डैप आता है उसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट डिफर्ड टैक्स, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। एक नया पॉइंट इसमें है कि इसमें हम देखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक ऑफ अकाउंट। इन दोनों में से जो कम अमाउंट होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत अशोधित राशि का कोई यूज नहीं होता है। हमने अभी इससे पहले टोटल इनकम और बुक प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे कंपनी पर कर की गणना किस तरीके से की जाती है। तो जिसके अंतर्गत है आपका फर्स्ट पॉइंट, एक घरेलू कंपनी की दशा में अलग, इससे पहले हमने ये भी बोला है कि अलग अलग आय पर अलग अलग रेट हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं धारा 111(1) में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15%, दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 112 के अंतर्गत 10% या 20%, दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 112(a) के अंतर्गत 10%, धारा 115 BB के अंतर्गत जीत है तो उस पर 30% और अन्य किसी भी आय पर 30% का कर लगाया जाता है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हमारा अधिभार सरचार्ज। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स ध्यान देने हैं। यदि कुल आय 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से अधिक नहीं है तो आपको 7% से अधिभार लगाना होता है, और यदि कुल आय 10 करोड़ से अधिक हो तो 12% सरचार्ज लगता है। नेक्स्ट है हमारा सीमांत राहत, मार्जिनल रिलीफ। जब कुल आय 1 करोड़ से अधिक हो परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं हो तो कर की राशि अधिभार सहित 1 करोड़ से अधिक राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी, परंतु शिक्षा उपकर पर सीमांत राहत नहीं मिलेगी। और सेकंड पॉइंट है जब कुल आय 10 करोड़ से अधिक हो तो कर की राशि अधिभार सहित 10 करोड़ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसकी रेट फिक्स है 4%। ये हुआ हमारा घरेलू कंपनी के संदर्भ में। इसके अलावा कुछ घरेलू कंपनियों की आय पर कर की जो दर है वो इससे डिफरेंट होती है। जैसे कि एक घरेलू कंपनी अपनी स्वेच्छा से अपनी आय पर 25% कर प्लस अधिभार यदि देय हो तो, और स्वास्थ्य एवं शिक्षा ऊपर 4% दे सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं। यदि वह कुछ कटौतियों की मांग नहीं करती है, जैसे कि 10AA, 32, 32AC, 33, 35, 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IC, 80PA। अगर कोई कंपनी इन सब कटौतियों की मांग नहीं करती है तो वो 25% से कर दे सकती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसके संदर्भ में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि यदि किसी कंपनी की कुल आय पर देकर उसके पुस्तक लाभ के 18.5% प्लस अधिभार यदि देय हो प्लस स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से कम है तो पुस्तक लाभ कंपनी की कुल आय माना जाता है, और ऐसी कंपनी को अपनी आय पर 18.5% प्लस अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर से कर देना होता है। इसके बाद हमने अभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखा, अब आप देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल का एक फॉर्मेट। हमने अभी डिस्कस किया था न्यूनतम वैकल्पिक कर
इसके अंतर्गत आपको जो टोटल इनकम है उस पर भी कर निकालना है और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 115 जेबी के अंतर्गत भी कर निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमने ए और बी 2 पॉइंट्स दिए। फर्स्ट है टोटल इनकम, जो हम टैक्स टोटल इनकम के बेस पर निकालते हैं, जैसे कि टैक्स ऑन एसटीसीजी 15%, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 में 10% या 20%, फिर एलटीसीजी पे, फिर टैक्स ऑन बिलिंग, फिर टैक्स ऑन अदर इनकम 30%। ये पूरा हम फाइंड करने के उपरांत इन्हें ऐड करते हैं। सरचार्ज यदि ड्यू हो तो ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट फाइंड होता है। उसके बाद हम बी पॉइंट फाइंड करते हैं, जो कि हमारा होता है टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 जेबी, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। इसके लिए हमने इससे पहले बुक प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है ये देखा। अब इसके अंतर्गत हम बुक प्रॉफिट पर 18.5% की रेट से टैक्स निकालते हैं। इसके बाद हम सरचार्ज प्लस करते हैं। सरचार्ज के लिए सेम रूल है जो हमने पहले टोटल इनकम के लिए देखा। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से ऐड करते हैं। ये हमारा बी पॉइंट फाइंड हुआ। इसके बाद हम ए और बी पॉइंट दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होती है वो अमाउंट हम गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करते हैं। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स इसमें भी ध्यान रखेंगे कि कर की गणना जो हम कर रहे हैं वो हम ये मान के कर रहे हैं कि 2016-17 की कुल आवक या सकल प्राप्तियां जो है वो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, और इसलिए हम इस पर टैक्स जो है वो 30% के स्थान पर 25% से ही लगाएंगे। और सकल लाभांश वितरण पर धारा 115 के अंतर्गत 15% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज और हेल्थ और एजुकेशन सेस का 4% भी ऐड होता है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको इससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और इसके लिए पहले आप इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स, कंपनी की टोटल इनकम किस तरीके से फाइंड करते हैं, बुक प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे और टैक्स, इन सब के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।